नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी 9 पर अब आप देखने जा रहे हैं न्यूज टॉप 9। मिशन बंगाल को फतह करने के लिए बीजेपी नेताओं के बंगाल दौरे का सिलसिला जारी है। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बंगाल के दौरे पर हैं। पश्चिम बंगाल में पैर जमाने की कोशिश में लगे ओवैसी को रैली करने की इजाजत क्यों नहीं मिली? कहां टीएमसी कार्यकर्ताओं पर फायरिंग हुई? बीजेपी कार्यकर्ता पुलिस से क्यों भिड़ गए? और ममता आज स्कूटी से यात्रा क्यों करने जा रही? पश्चिम बंगाल से जुड़ी सभी अहम खबरें देखते हैं टॉप 9 बैटल ऑफ बंगाल में। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पश्चिम बंगाल में हैं। नड्डा कोलकाता में लोक्यो सोनार बंगाल कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। वो इस दौरे में बंगाल के लिए चुनावी घोषणा पत्र तैयार करने के अभियान की भी शुरुआत करेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आवास और संग्रहालय जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। बंगाल में चुनावी हिंसा का दौर जारी है। पश्चिम मिदनापुर में फायरिंग में टीएमसी के 3 कार्यकर्ता घायल हो गए। हमले के दौरान इन पर बम भी फेंके गए। हमलावरों को पकड़ा नहीं गया है, लेकिन टीएमसी ने इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा दिया है। तेल की बढ़ती कीमतों के विरोध में ममता आज हाजरा से नवाना तक स्कूटी से यात्रा करेंगी। ममता ने कहा है कि इस बार बंगाल के नतीजों से तय होगा कि दिल्ली में बीजेपी रहेगी या नहीं। ममता ने अपने भतीजे के परिवार को परेशान करने का आरोप लगाया है और कहा है कि ये लोग 23 साल की एक युवती को कोयला चोर साबित करने में जुटे हैं। एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी आज बंगाल में रैली करेंगे। ओवैसी की रैली कोलकाता में दोपहर 1:30 बजे है, लेकिन अभी तक उन्हें परमिशन नहीं मिली है। ओवैसी जहां रैली करने जा रहे हैं वो अभिषेक बनर्जी के संसदीय क्षेत्र में आता है। क्रिकेटर मनोज तिवारी टीएमसी में गए तो पूर्व क्रिकेटर अशोक डिंडा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। डिंडा कोलकाता में एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो और पार्टी के सांसद अर्जुन सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे। नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी के कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए। बीजेपी की परिवर्तन रैली के दौरान ये झड़प हुई। झड़प में कुछ लोग घायल हो गए। पुलिस वालों को भी चोटें आई हैं। यात्रा में कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल थे। बीजेपी ने पुलिस पर यात्रा को रोकने का आरोप लगाया है। विजयवर्गीय ने कहा है कि परिवर्तन यात्रा के जोश, उत्साह और जज्बे ने ममता की नींद उड़ा दी है। ड्रग केस में राकेश सिंह की गिरफ्तारी के बाद बंगाल की राजनीति में तूफान खड़ा हो गया है। ममता सरकार के नगर विकास मंत्री फरहाद हाकिम ने राकेश से संबंधों पर सफाई दी है कि वे राकेश सिंह के बारे में कुछ नहीं जानते। हाकिम ने कहा है कि मैं इतना ही जानता हूं कि पिछले चुनाव में वो मेरे खिलाफ खड़ा था। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा है कि प्रदेश के लोग राज्य में शांतिपूर्वक और भयमुक्त चुनाव चाहते हैं। दार्जिलिंग में एक कार्यक्रम में पहुंचे धनखड़ ने कहा कि राज्य के संवैधानिक प्रमुख होने के नाते उन पर भी जिम्मेदारियां हैं। राज्यपाल ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि इस बार बिना हिंसा के चुनाव संपन्न होगा। ईस्ट वर्धमान में बम मिलने से सनसनी फैल गई। दुर्गापुर के सीआईडी बम निरोधक दस्ते ने बमों को निष्क्रिय किया। बमों को डांगापारा में एक कब्रिस्तान के पास खेतों में छिपाकर रखा गया था। सूचना मिलते ही पुलिस ने इलाके को घेर लिया। छानबीन में बैग से 14 बम बरामद किए गए। तृणमूल और बीजेपी एक दूसरे पर हिंसा की साजिश का आरोप लगा रहे हैं। और आतंकियों को पालने पोसने वाले पाकिस्तान को भारतीय सेना प्रमुख ने क्या दी चेतावनी? सेना प्रमुख नरवणे ने पाकिस्तान को नसीहत क्या दी? कश्मीर पर इमरान ने क्यों बदले अपने सुर? और फिर सीमा पार से सुरंग वाली साजिश का भांडाफोड़ हो गया। चीन और पाकिस्तान से जुड़ी अहम खबरें देखते हैं टॉप 9 चीन पाक साजिश में। आर्मी चीफ जनरल नरवणे ने कहा है कि आतंकवाद पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है, लेकिन पड़ोसी देश को समझना होगा कि इससे किसी को लाभ नहीं होने वाला। जनरल नरवणे ने कहा कि सीमा पार अभी भी कई टेरर कैंप एक्टिव हैं, लेकिन भारत को पता है कि उसे करना क्या है और इन हालात से कैसे निपटना है। आर्मी चीफ नरवणे ने कहा कि अपने इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए चीन पाकिस्तान में लगातार अपनी दखल बढ़ा रहा है। हालात ये हो गए हैं कि पाकिस्तान पूरी तरह से चीन पर निर्भर होता जा रहा है। चीन के साथ एलएसी पर बनी सहमति को नरवणे ने दोनों देशों के हित में माना है। आए दिन कश्मीर की रट लगाने वाले इमरान ने अब भारत के साथ बातचीत से समस्या के समाधान की बात कही है। इमरान ने श्रीलंका में कहा कि दोनों देश मिलकर कश्मीर समस्या को सुलझा सकते हैं। यही नहीं, पाकिस्तानी पीएम ने यह भी कहा कि दोनों देशों के बीच यही एक मुख्य विवादित मुद्दा है। इमरान ने दोनों देशों के बीच जारी गतिरोध का ठीकरा भारत पर फोड़ने की कोशिश की है। पाकिस्तानी पीएम ने कहा कि 2018 में सत्ता में आते ही उन्होंने भारत से रिश्ते सुधारने की पहल की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इमरान ने कहा कि इसके बावजूद वो रिश्ते पटरी पर लाने को लेकर सकारात्मक हैं। इमरान के सिगुफे का जवाब भारत ने दिया है।
भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हमारा स्टैंड बिल्कुल साफ है। भारत पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते चाहता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आतंकवाद, हिंसा और साजिशों पर विराम लगाया जाए। दरअसल 2016 में पठानकोट एयरबेस में हमले के बाद से ही दोनों देशों के रिश्ते तल्ख हैं। UNHRC में भारत ने पाकिस्तान की जमकर बखिया उधेड़ी। कश्मीर को लेकर पाकिस्तानी प्रतिनिधि की गलत बयानबाजी के बाद भारत ने अपने राइट टू रिप्लाई अधिकार का इस्तेमाल किया और कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख समेत पूरा इलाका भारत का अभिन्न हिस्सा है। लेकिन पाकिस्तान हमेशा बड़े मंचों का इस्तेमाल गलत प्रचार के लिए करता रहा है और इस बार भी वो यही काम कर रहा है। पाकिस्तान की हर गलत हरकत में उसका साथ देने वाले तुर्की ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कश्मीर का मुद्दा उठाया। तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत जम्मू कश्मीर में लगे प्रतिबंधों में ढील दे। यही नहीं, तुर्की के प्रतिनिधि ने तब हद पार कर दी जब उसने ये कहा कि कश्मीर की समस्या का हल वहां के लोगों की अपेक्षाओं के हिसाब से हो। पाकिस्तान सीमा पर लगातार सुरंगों वाली साजिश रच रहा है। पिछले 6 महीनों में हीरानगर और सांबा सेक्टर में 4 सुरंगों को पता BSF ने लगाया है, जबकि करीब 1 साल में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 10 सुरंगों को पता चला। दरअसल पाकिस्तान का शकरगढ़ इलाका आतंकियों का अड्डा बना हुआ है और वहां से इन्हीं सुरंगों के जरिए पाकिस्तान आतंकियों को भेजने की कोशिश करता है। भारत में चीन के बायकॉट के अभियानों का असर नहीं दिख रहा है। साल 2020 में चीन एक बार फिर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा। 2019 में भारत का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार अमेरिका हो गया था और चीन दूसरे स्थान पर था, लेकिन स्थिति एक बार फिर बदल गई है और चीन नंबर 1 पर पहुंच गया है। और चुनावी राज्य तमिलनाडु और पुडुचेरी के दौरे में आज पीएम मोदी विकास से जुड़े कई ऐलान करने वाले हैं, कई सौगात देने वाले हैं। उत्तर दक्षिण की राजनीति पर दिए बयान को लेकर कैसे राहुल गांधी अपनी ही पार्टी में पड़े अकेले, कहां राहुल गांधी ने मछुआरों के साथ मछली पकड़ने वो समंदर में निकले और आंदोलन कर रहे किसानों को केंद्र सरकार ने क्या संदेश दिया। देश की अहम खबरें देखते हैं टॉप 9 राष्ट्र में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु और पुडुचेरी के दौरे पर जाएंगे। तमिलनाडु दौरे में पीएम मोदी चिदम्बरनार बंदरगाह पर ग्रिड से जुड़े 5 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा नेवेली नई ताप बिजली परियोजना को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। शाम 5 बजे पीएम कोयम्बटूर में एक सभा को भी संबोधित करेंगे। पुडुचेरी के दौरे में पीएम मोदी आज सतनाथपुरम नागापट्टिनम मार्ग का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ पुडुचेरी में मेडिकल कॉलेज के नए परिसर का भी उद्घाटन करेंगे। पुडुचेरी में कुछ दिन पहले ही कांग्रेस की सरकार विश्वास मत पर वोटिंग के दौरान गिर गई थी। तमिलनाडु के साथ पुडुचेरी में भी अगले 2-3 महीने में चुनाव होने हैं। चुनावी राज्यों का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज अमित शाह असम के दौरे पर रहेंगे। शाह अपने असम दौरे की शुरुआत सुबह नगांव के महामृत्युंजय मंदिर से करेंगे। इसके बाद सुबह 11 बजे वोरडोवा में जनसभा को संबोधित करेंगे। उत्तर दक्षिण भारत को लेकर राहुल गांधी के दिए बयान से कांग्रेस नेता आनंद शर्मा और कपिल सिब्बल असहमत दिखे। आनंद शर्मा ने कहा है अपने बयान पर राहुल स्पष्टीकरण दे सकते हैं। कपिल सिब्बल ने कहा मतदाता चाहे उत्तर का हो या दक्षिण का, सभी का सम्मान करना चाहिए। रायबरेली से पार्टी की बागी विधायक अदिति सिंह ने राहुल से अमेठी की जनता से माफी मांगने को कहा है। मोटेरा स्टेडियम का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर किए जाने को सरदार पटेल का अपमान बताने वाले कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा, क्या सोनिया गांधी या राहुल गांधी ने कभी सरदार पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा की सराहना की? राहुल गांधी ने #हम दो हमारे दो के साथ कटाक्ष किया था। केरल दौरे के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मछुआरों की समस्या को समझने के लिए समंदर में मछली पकड़ने उतर गए। राहुल की कोल्लम में समंदर किनारे मछुआरों के साथ तैरते हुए तस्वीरें सामने आई हैं। राहुल ने सुबह करीब 4:30 बजे मछुआरों के साथ उनके नाव में वाडी तट से यात्रा शुरू की और करीब घंटे भर समुद्र में रहे। किसानों के आंदोलन पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि अगर किसान सरकार के प्रस्ताव पर विचार करेंगे तो उनसे फिर बातचीत की जा सकती है। सरकार ने किसानों को कृषि कानूनों के 1.5 साल तक स्थगित रखने और संयुक्त समिति के जरिए समाधान निकालने का प्रस्ताव दिया है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और बेमौसम बारिश की वजह से प्याज के दाम में आग लगी हुई है। महाराष्ट्र के नासिक के थोक मंडी में प्याज कम आ रहे हैं, जिसकी वजह से 25 रुपए किलो मिलने वाला प्याज 50 रुपए का हो गया है। दाम बढ़ने की वजह से लोगों के प्याज की ज्यादा खरीद भी है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन की आशंका की वजह से लोग प्याज का स्टॉक कर रहे हैं। आज से राम की नगरी अयोध्या में अयोध्या महोत्सव शुरू हो रहा है। 7 मार्च तक चलने वाले अयोध्या महोत्सव में राम नाम की धूम रहेगी। जिले के लोक कलाकारों को मौका दिया जाएगा। साथ में अवध के कलाकारों को सम्मानित करने के लिए फोक अवार्ड शो का आयोजन होगा।
साथ में भोजपुरी सिने अवार्ड का भी आयोजन 28 फरवरी को किया जाएगा। और कहां गैंगरेप पीड़िता ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। किस शहर में पानी की टंकी से छलांग लगाकर लड़की ने कर ली खुदकुशी। मालेगांव के सिनेमा घर के अंदर दर्शकों ने क्यों की आतिशबाजी और किस शहर में आग ने मचाया कहर। राज्यों की अहम खबरें देखते हैं टॉप 9 देश प्रदेश में। महाराष्ट्र के मालेगांव में 10 महीने बाद सिनेमा घर खुलने की खुशी में दर्शकों ने थिएटर के भीतर ही आतिशबाजी शुरू कर दी। आतिशबाजी करने वालों को जरा सा भी इस बात का एहसास नहीं रहा कि इससे कितना बड़ा हादसा हो सकता था। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस आतिशबाजी करने वालों की तलाश कर रही है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से दरिंदगी की भयावह खबर आई है। गैंगरेप की शिकार 12वीं की छात्रा की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मामला 12 फरवरी का है। कार सवार 5 दबंगों ने छात्रा के घर में घुसकर उसके साथ गैंगरेप किया था। सभी आरोपी फरार हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मुजफ्फरनगर में पानी की ऊंची टंकी से एक युवती ने छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। युवती के छलांग लगाते ही नीचे खड़े उसके परिजन उसे अस्पताल ले जाते हैं, जहां युवती की मौत हो जाती है। युवती का किसी युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। परिवार ने एक युवक के खिलाफ केस भी दर्ज कराया था। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में एक 3 मंजिला घर में आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरा 3 मंजिला घर जलकर खाक हो गया। कुल्लू के रायला गांव में हुए इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग कैसे लगी इसका भी पता नहीं चल पाया है। तमिलनाडु के मदुरै के बाजार में 3 इलेक्ट्रॉनिक दुकानों में लगी आग ने देखते ही देखते बड़ा रूप ले लिया। कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से एक दुकान में आग लगी और फिर इसने 2 और दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आग में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने सरकारी स्कूलों के क्लास 3 से 8वीं तक के छात्रों की सालाना ऑफलाइन परीक्षा नहीं लेने का फैसला किया है। छात्रों को दिए गए वर्कशीट और असाइनमेंट के आकलन के आधार पर उन्हें नंबर दिए जाएंगे। इसके साथ नर्सरी से क्लास 2 तक के छात्र छात्राओं को अगले क्लास में प्रमोट किया जाएगा। मध्य प्रदेश के कटनी जिला अदालत के मालखाने से 1800 फाइल और 10 लाख रुपए का सोना चांदी गायब होने से हड़कंप मच गया है। गायब हुई फाइलों में कई अहम केस से जुड़े दस्तावेज हैं। शक की सुई मालखाने में तैनात स्टाफ पर है। इस मामले में केस दर्ज कर पूरे मामले की जांच की जा रही है। हैदराबाद में पुलिस ने एक ऐसी महिला को उसके गिरोह के साथ गिरफ्तार किया है जिसने फर्जी IAS अधिकारी बनकर कई लोगों को करोड़ों का चूना लगाया है। इस गोरख धंधे में उसका बॉयफ्रेंड भी शामिल था। पुलिस ने महिला के पास से लाखों रुपए के सोने के जेवरात के साथ कई गाड़ियां भी जब्त की हैं। कोर्ट ने सभी को जेल भेज दिया है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में एक तरफा प्यार में एक युवक ने कॉलेज में साथ पढ़ने वाली छात्रा की गला घोंटकर हत्या कर दी। वारदात से पहले दोनों के बीच काफी देर तक बहस हुई, लेकिन जब छात्रा ने उसके प्रेम प्रस्ताव को नहीं माना तो उसने छात्रा की हत्या कर शव को नाले में फेंक दिया। आरोपी छात्र ने पुलिस स्टेशन जाकर सरेंडर कर दिया। और देश में कहां डराने लगा है कोरोना। महाराष्ट्र में कोरोना के रिकॉर्ड नए केस से चिंता बढ़ी। अब किस शहर में लगा लॉकडाउन। मुंबई के लिए क्या है BMC का प्लान। ममता सरकार के फैसले से किन राज्यों के यात्रियों की बड़ी मुसीबत। कोरोना से जुड़ी बड़ी खबरें देखते हैं टॉप 9 कोरोना जिंदा है। देश में कोरोना फिर से डराने लगा है। महाराष्ट्र, केरल समेत 12 राज्यों में 24 घंटे में 100 से ज्यादा नए मामले मिले हैं। इसमें महाराष्ट्र और केरल में पिछले हफ्ते में औसतन रोजाना 4000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। हालांकि 19 राज्यों में पिछले 24 घंटे में एक भी मौत नहीं हुई, जबकि अकेले 5 राज्यों में ही करीब 82% नई मौतें हुई हैं। महाराष्ट्र में कोरोना एक बार फिर नया रिकॉर्ड बना रहा है। देश में कोरोना के 37% नए मामले महाराष्ट्र से सामने आए हैं। 24 घंटे में 8807 नए कोरोना केस मिलने से हड़कंप मचा हुआ है, जबकि 80 लोगों की मौत हो गई है। हालात यह है कि 6 जिलों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। साथ ही राज्य में आने के लिए नेगेटिव RT-PCR टेस्ट जरूरी कर दिया है। मुंबई में कोरोना से निपटने के लिए BMC ने रोड मैप तैयार कर लिया है। BMC का कहना है कि हालात को देखते हुए कोविड डेडिकेटेड हेल्थ सेंटर और हॉस्पिटल को पूरी तरह से तैयार रखा जा रहा है। इसके साथ ही BMC ने लोगों से सार्वजनिक जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क लगाने और हाथ को लगातार सैनिटाइज करने की अपील की है। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लातूर में 27 और 28 फरवरी को जनता कर्फ्यू का ऐलान किया है। जिला प्रशासन ने वीकेंड में आपात स्थिति को छोड़कर लोगों के घरों से बाहर निकलने पर रोक लगा दी है। राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। हालांकि लातूर की स्थिति फिलहाल बाकी जिले से बेहतर है। केरल में कोरोना वायरस फिर से एक्टिव हो गया है। पिछले 24 घंटे में 4106 नए मामले सामने आए हैं।
इसके साथ ही एक्टिव मामले 52,869 पहुंच गए हैं। हालांकि 5,885 लोग वायरस से ठीक हो चुके हैं, जबकि 24 घंटे में 17 मरीजों की इस वायरस से मौत हो चुकी है। राजधानी दिल्ली में कोरोना का ग्राफ एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगा है। 24 घंटे में 200 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या 6,48,373 पहुंच गई है, जबकि 2 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में एक महीने बाद ये पहला मौका है जब एक दिन में 200 नए मरीज सामने आए हैं। इससे पहले 22 जनवरी को 266 केस सामने आए थे। देश में कोरोना के तेजी से बढ़ते ग्राफ को देखते हुए ममता सरकार ने दूसरे राज्यों से आने वाले एयर पैसेंजर्स की नई गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक और तेलंगाना के लोगों को बंगाल आने से पहले कोरोना की नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर बड़ा ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन दी जाएगी। देश में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या 10 करोड़ से ज्यादा है। 1 मार्च से वैक्सीनेशन का अगला चरण शुरू हो रहा है। यूरोपीय यूनियन के 6 देश बॉर्डर पर आवाजाही सामान्य करने पर राजी हो गए हैं। बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, जर्मनी, हंगरी और स्वीडन ने बॉर्डर पर हालात सामान्य करने का फैसला लिया है। दरअसल कोरोना के संक्रमण के बाद इन राज्यों के बॉर्डर पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए थे, जो कि अब तक 2 बार लगाए और फिर हटा लिए गए।